तालियों की गड़गड़ाहट और सुरेश भैया के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि हास्य का मौलिक कवि आपके बीच में कविता पढ़ रहा है, जिसके शब्द शब्द में हास्य की फुहार है, जो हास्य का हिमालय है, उसके मन में हास्य का इतना उसका मन भी सुंदर है, जो सारे संसार से उदासी को खत्म करने का आंदोलन चला रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि मौलिक कवि है, अपने शब्दों के माध्यम से हास्य उत्पन्न करता है। और बहुत बहुत सुरेश भैया का आभार व्यक्त करता हूँ इस ऊंचाई के लिए, मैं उन्हें बहुत बहुत आभार देता हूँ। सुरेंद्र बहुत बहुत आभार भाई जी। बहुत खुशी हुई कि एक वीर रस के हिमालय ने एक हास्य के कवि को इतना मान दिया, सम्मान दिया, वरना दोनों दसों में अक्सर बनते नहीं है, आप लोग देखते होंगे। पर फिर भी उनका मेरे प्रति और हमारे 30 साल की दोस्ती है, कार्य यात्रा है मुझे पर, और 30 साल से हम लोग साथ चल रहे हैं। इधर इन्होंने वीर रस में अपने धंधे गाड़े, तो मैंने भी सेवा अपनी आशा कर लोगों के अदरों पर मुस्कान बांध करके खिलाफ बात की है। क्या हो गया? हालांकि कोर्ट की बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, कविता लंबी हो जाएगी, तो क्या मेरे लंबी सही बात। अब आया, अब मूड में लगा, थोड़ा पहले मूड में आ जाते थे बाकी कवियों का। साहब लंबी कविता अच्छी नहीं होती, मुझे पता है। अहमदाबाद में कवि सम्मेलन था, उद्योगपतियों ने कराया था, वहाँ बहुत फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, सामने 3-4 उद्योगपति जो सबसे बड़े उद्योगपति थे अहमदाबाद के, वो बैठे हुए थे। हमारे एक मित्र ने बहुत लंबी कविता पढ़ी, संयोग ऐसा हुआ कि वो लंबी कविता पढ़ रहे थे, उधर जो सबसे बड़े उद्योगपति जो अध्यक्षता कर रहे थे, उनकी फाइल से लड़ गई, हार्ट अटैक आ गया उनको। तो वो उद्योगपति के लड़के ने उस कवि पर केस कर दिया कि साहब इनकी लंबी कविता की वजह से मेरे पिताजी की फाइल से लड़ गई। तो जज ने उस कवि को फांसी की सजा सुना दी। बोले जज, तेरी वजह से देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति चला गया, तुझे फांसी की सजा दी जाती है, तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता। वो कवि बोला, जज साहब वही वाली कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता। मैं जब पहली बार वेद भाई ने लखनऊ बुलाया था, आज से कम 17-18 साल पहले, तो इनका मकान मैंने देखा नहीं था। आर्य भारतीय प्रिंटिंग प्रेस, इनका विजिटिंग कार्ड मेरे पास था। मैं पांडेगंज पहुंच गया, उस विजिटिंग कार्ड को लेकर के मैंने कहा वेदव्रत वाजपेयी देश के ओजस्वी कवि, बहुत बड़े कवि, और ये उनका विजिटिंग कार्ड है। उन भाई साहब ने विजिटिंग कार्ड को लिया, 5 मिनट तक बड़े गौर से पढ़ा, जबकि विजिटिंग कार्ड 5 सेकंड में पढ़ने की चीज है। मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा ये वेद जी का मकान जानते हो, या तो मुझे वहां से छोड़ आएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो रास्ता बता देंगे कि ऐसे ऐसे जाना है। 5 मिनट बाद वो भाई साहब बोले मैं समझ गया। मैंने कहा ये भी, मैंने कहा ये टाइम वेस्ट करेगा, मुझे जल्दी थी। मैंने कहा पास वाले रोड पे, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पीछे वाले रोड पे, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पतली वाली गली में, वो बोला नहीं नहीं अब वो भला आदमी पास आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा पीछे वाली गली में, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पहले माले पे पहली मंजिल पर रहते हैं क्या, वो बोला नहीं नहीं पता नहीं। आधा घंटा हो गया उसके बाद बता दी। और ये कोई चुटकुला नहीं था, पिछले दिनों टीवी पर मैच देख रहा था 2020 का, और ये सुनने से ज्यादा देखने का है। गौर से देखना, जिसके समझ में आ जाए ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा किसके समझ में आया किसके नहीं आया। 2020 का मैच देख रहा था, उसमें जो कैप्टन था, कप्तान था, वो हकलाता था। उधर रेफरी ने टॉस उछाला, कहा मांगो हेड या टेल, और वो बोला हाँ यही। तालियां हो जाए आपकी। क्या हाथ उठा के एक बार ऐसे गनगोर तालियां होंगी, लगेगी हाँ शौक है। विराट भैया आप भी बजा सकते हो, बजाएगी सर। एक हवाई जहाज जा रहा था, उसका इंजन खराब हो गया। एयर होस्टेस ने घोषणा की, यात्रियों से निवेदन है, इसका इंजन खराब हो गया है, कृपया सभी यात्री अपना अपना पैराशूट अपनी कमर के बांधे, एक एक करके आपातकालीन दरवाजों से नीचे कूदे, मन में 10 तक गिनती गिनिए, 10 तक गिनती गिनने के बाद साइड का स्विच दबा दें, पैराशूट खुल जाएगा, आप सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगे। उस हवाई जहाज में एक ऐसे ही बैठा हुआ, वो एयर होस्टेस से बोला कि दोबारा से समझाओ। एयर होस्टेस ने कहा आप 10 तक मत गिनना।
शायद सुनी होगी, कहीं आपने कभी सम्मेलन में सुन ली होगी, लेकिन जिसने सुन ली हो धैर्य से सुनना, बहुत मजा देगी, बहुत आनंद देगी, मेरा पूरा विश्वास है, वादा है आपसे। और सत्य घटना है आज से 6-7 साल पहले की। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर स्टॉल हुआ करती है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की धार्मिक पुस्तकों की, तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने 80,000 गीता जी की पुस्तकें छपवाई, 50-60,000 का पुस्तक पुराना पड़ा हुआ था, किताबें बिकी नहीं तो मैनेजमेंट परेशान। मैनेजमेंट ने मीटिंग करके तय किया, बोले ऐसा करते हैं, शिक्षित बेरोजगारों को एजेंट बना देते हैं, उनको बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, अपनी किताबें मिल जाएगी। उन्होंने अखबार में ऐड दिया एजेंट बनाने के लिए। ये चौथे दिन की घटना है, सुबह 11:30 बजे एक हकला नौजवान अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया, उससे नाम पता पूछा तो उसने अटक के बताया। उसने कहा यार तेरे से तो बोला ही ढंग से नहीं जा रहा, तू बेचेगा कैसे? उसने कहा गारंटी से। बोले गारंटी से? तो हमने पिछले बार भी एजेंट बनाए थे, साल भर हो गया स्मार्ट के बाद, अभी तक 50 किताबें नहीं बेच पाए। बोले आप चिंता मत करो। जब इतने कॉन्फिडेंस से उसने कहा, तुमने कहा यार से 50 किताबें दे दो, 1-2 साल में बेच के पैसे दे दे। ये सुबह 11:30 बजे की घटना है साहब। ठीक उसी दिन इंटरव्यू अभी चल रहा है, लाइन अभी लगी हुई है। ठीक 4:30 बजे वही हकला नौजवान पसीने में तरबतर, बाल उतरे हुए, बदहवास हालत में भागता हुआ आता है, सीधा केबिन में घुस जाता है और जाकर 50 गीता जी के पैसे टेबल पर रख देता है। मैनेजमेंट तो आश्चर्यचकित, उन्होंने कहा यार तेरा तो कमीशन भी दुगना, तेरी नौकरी भी पक्की, लेकिन तू ये बता तेरी इतनी जल्दी बेची कैसे? अब जो उसने बताया उसे देर से सुन लेना, बीच में मत बोलना। उसने कहा कि मैं डोर टू डोर गया, बेल दबाई, दरवाजा खुला, मैं बोला ये गीता है, खरीदना है कि पूरी पढ़ के सुनाऊं? तालियां बजा देना। ओरिजिनल इन्हीं की है और सुनाते रहते हैं, और भी कई कवि आते हैं जो सुना जाते हैं। ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक करता रहा, से चुटाई बाहर आ गया। अभी कुछ दिनों पहले स्कूल के मास्टर साहब ने, मैं राजनीति पर व्यंग करता हूँ साहब, लेकिन व्यंग की भाषा में यदि गाली भी दी जाती है तो किस तरीके और सलीके से दी जाती है, उस शिष्टता पर, शालीनता पर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और उससे पहले एक टिप्पणी ये भी मैं बोला करता हूँ, तो देश के कई कवि बोलते हैं, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से जाए या ना जाए किसी तरह का कोई संबंध नहीं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, न मैं भाजपा का आदमी हूँ, और आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूँ। लेकिन राजनीति का स्थिरता का जो दौर है, व्यंग की बात आप तक पहुंचाता हूँ, बारीक व्यंग अगर आप तक पहुंच जाए कि एक बार नहीं बार बार हकलाती है हमारे देश की हर सरकार। महेश तूने भी दिल का तार बना रखा है, राय का पहाड़ बना रखा है, अरे इतनी सी बात का बवंडर बनाकर क्यों अपने माइंड में बॉबरेशन लाता है? ये हिंदुस्तान है मेरे दोस्त, मुझे पता है यहाँ कौन नहीं हकलाता है। कुर्सी के भय से कानून हकलाता है, कानून के भय से इंसान हकलाता है, इंसान के भय से ईमान हकलाता है। अरे हमारी संसद हकलाती है, हमारा संविधान हकलाता है। एक पार्टी ने दल का नाम नहीं ले रहा था, हर सरकार एक बार नहीं बार बार हकलाती है, हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, मेरी पीड़ा तक अगर आप पहुंच जाए, आपका दिल के दरवाजे पर मेरी पंक्तियां दस्तक दे दे, तो एक बार और जोरदार तालियां कि एक बार नहीं बार बार हकलाती है, हमारे देश की हर सरकार हकलाती है। इतनी हकलाती है, इतनी हकलाती है कि इस हकलाहट में अपनी राह से भटक जाती है, और हाथ से हम, हाथ से हिंदी, हाथ से हिंदू, हाथ से हमारा और हाथ से हिंदुस्तान करने में 62 साल तक